हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और उसका नाम है संसाधन। तो देखते हैं हम संसाधन क्या है। ऐसे आप देखेंगे संसाधन को अपने इर्द गिर्द ही नज़र दौड़ा के तो आपको हर जगह संसाधन दिख जाएगा। यानी कि जो हम खाते हैं वो भी संसाधन है, जो हम पीते हैं वो भी संसाधन है, जिस पर चलते हैं वो संसाधन है, जिसके माध्यम से चलते हैं यानी कि जिसके माध्यम से हम यात्रा करते हैं वह भी क्या है, संसाधन है। तो चलिए देखते हैं कि संसाधन कितने तरह का होता है, संसाधन क्या क्या है, इनको हम अध्ययन करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। ठीक है, आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है, संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। यानी कि जो हम खाते हैं पीते हैं ये सभी क्या है, एक तरह से संसाधन है। अब हम देखते हैं कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है। ठीक है, अब उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया। ठीक है, ये इनमें एक समानता है कि सबका आपने उपयोग किया है। ठीक है, इसलिए वे उपयोगी हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि इनमें सभी का आपने उपयोग किया, आपके द्वारा उपयोग किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, ये आप हम क्या देख रहे हैं कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता क्या बनाती है, उसको संसाधन बनाती है। यानी कि कोई भी वस्तु उपयोग के लायक है तो ही आप उसको संसाधन कह सकते हैं। अब वो उपयोग के लायक नहीं है तो आप उसको संसाधन नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि बहुत तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द उपस्थित हैं लेकिन हम सबको क्या कहते हैं, संसाधन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसमें कि एक उदाहरण जैसे दिया हुआ है कि राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो यह जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे है। अब अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य हो। ठीक है, यानी कि उस समय वो संसाधन बन जाता है कोई भी वस्तु जो जिसका मूल्य हो। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। इसको कौन मूल्य प्रदान करता है, तो इसका प्रयोग क्या है। ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके आधार पर क्या होता है, मूल्य तय होता है। अब सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी संसाधन है वो मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ क्या होता है, मूल्य का अर्थ होता है महत्व। ठीक है, मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें आप देखते हैं जो आपको देखने में मनोरम लगता हो, मन को अच्छा लगता हो, उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन आप कोई धातु खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, उसका मूल्य लगता है। तो कुछ के मूल्य होते हैं आर्थिक रूप से, कुछ के नहीं होते हैं। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और हम यहाँ क्या देखते हैं कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि समय का परिवर्तन, समय का चक्र बदलता है और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, वो जो पहले मूल्यवान नहीं होती हैं वो बाद में क्या होती हैं, मूल्यवान हो जाती हैं, मूल्यवान वो बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपने उस किसी भी अपने नुस्खे को मूल्यवान बनाना है अथवा नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पेटेंट क्या होता है। एक शब्दावली पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी आविष्कार आपने किया है, कोई भी विचार और कोई भी आपने शोध किया है तो क्या होता है कि आपको उसको पेटेंट कराना होता है जिस पर सिर्फ आपका एक अधिकार होता है। मतलब आप उस पर अपना ही सिर्फ अधिकार रखते हैं।
ठीक है। अब शब्दावली प्रौद्योगिकी है, ठीक है। प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है? तो प्रौद्योगिकी होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लेंगे, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है, ठीक है। इस तरीके से जो आप अपने कौशल का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए या उसमें नवीनता का समावेश लाने के लिए, समावेश करने के लिए, वह क्या कहलाता है? उसका अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि समय और प्रौद्योगिकी क्या है? दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग क्या है? हम देखते हैं कि लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी कि इंसान क्या होता है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। ये लोग विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो, ये क्या होता है? आप अपने विचार से, अपने खोज से, अपने अन्वेषण से, अपने ज्ञान से ये क्या करते हैं कि अधिक संसाधन की रचना करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा संसाधनों की आप रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं, ठीक है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, ठीक है। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने का क्या किया? एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमारे पास आया, ठीक है। इन सब को हम क्या कहते हैं? उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी कि जल पहले बहता था, ठीक है, तो जल विद्युत बनाने की जो प्रौद्योगिकी है उसमें क्या हुआ? इसने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से संसाधन का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संसाधनों के प्रकार क्या हैं, संसाधनों को किन प्रकार से विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और इसमें क्या किया गया है? मानव में वर्गीकृत किया गया है। किस किस में? तो एक तो प्राकृतिक है, फिर मानव निर्मित है, और स्वयं मानव को भी रखा गया है संसाधन के प्रकार में, ठीक है। मानव, ये सभी इनको इसमें वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन होता है, मानव निर्मित संसाधन होता है, और मानव स्वयं में एक बड़ा संसाधन होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनको हम देखते हैं, बारी बारी से सबको अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन है। ये सभी क्या है? सांस्कृतिक, पूरा तरीके से एक प्राकृतिक संसाधन है। अब हम इनको क्या देखते हैं कि इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के क्या होता है? निःशुल्क उपहार हैं, जिनका हम कोई मूल्य नहीं चुकाते हैं, परंतु फिर भी वो हमें आसानी से मिलते हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रौद्योगिकी हैं जिनके लिए हमें कुछ और नया आविष्कार करने की, नया खोज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है, ठीक है। ये इसके अनुसार किया जाता है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण, इसके अनुसार किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, ठीक है। जो आप ये देखते हैं कि विकास और उपयोग के आधार पर क्या किया जाता है? संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, ठीक है। यानी कि क्या संभावनाएं हैं। तो वास्तविक संसाधन क्या है? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, ठीक है। वास्तविक संसाधन क्या है? जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप, सभी वास्तविक संसाधन है। मतलब एक उनकी क्वांटिटी हमें पहले से ही पता है, ठीक है।
अब हम क्या देखते हैं कि वे संसाधन, संभाव्य संसाधन कौन है? वे संसाधन, संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनको हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए क्या है, प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी क्या है, एक संभाव्य संसाधन के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, परंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। ठीक है, जैसे कि ग्रीनलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, जो ये आप पवन चक्की की बात हो रही है, ये पहले क्या थे, ये पहले एक संभाव्य संसाधन थे। ठीक है, लेकिन अब इनको किस में ये बदल गए हैं, तो ये वास्तविक संसाधन में बदल गए हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे पहले ये इस तरीके से बिजली वगैरह पैदा नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब उनसे बहुत उपयोग किया जाता है, उनका बहुत उपयोग किया जाता है। तो अब ये क्या बन गए हैं, एक वास्तविक संसाधन बन गए हैं। संभाव्य संसाधन वो पहले थे। ठीक है, यानी कि पहले ऐसा अनुमान था कि इनको जो जब हमारी प्रौद्योगिकी का विकास होगा तो हम इनको उपयोग में लाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब उसका विकास हो चुका है और इनका हम उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, इस प्रकार वो क्या हुए हैं, बदल करके एक वास्तविक संसाधन में बदल गए हैं। तो अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव, अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो इनकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधन में हम बांट सकते हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। ठीक है, आप फिर से सुनेंगे, अजैव संसाधन कौन है और जैव संसाधन कौन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, उसमें है अजैव संसाधन और जैव संसाधन। तो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। ठीक है, मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे एवं जंतु क्या है, जैव संसाधन है। अब हम क्या देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से क्या किया जा सकता है, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वो उसमें कौन है, नवीकरणीय है और अनवीकरणीय है। तो नवीकरणीय कौन है, इनको हम देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और कुछ उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। कुछ पर क्या होता है कि मानवीय क्रियाओं का उन पर प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा और पवन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यानी उनको दूषित कर सकता है। और यानी कि जो जल है इसका क्या है, इसका अगर हम बढ़िया से देखभाल नहीं करते हैं और इसके चक्रण में हम विक्षोभ पैदा करते हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो ये क्या हो सकता है, इसका उपयोग जो उनका भंडार है उसको प्रभावित कर सकता है। अब हम क्या देखते हैं कि जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी समस्या है। ठीक है, यह क्यों होता है, ऐसा क्यों है, तो ऐसा हमारी गलतियों के कारण होता है, क्योंकि पानी क्या है, यह असीमित है, लेकिन इसका जो चक्रण है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, पेड़ काटते हैं, वर्षा हो नहीं पाती है। और क्या होता है, पेड़ काटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पे बढ़ती है, उसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है, भूमंडलीय क्वथनीकरण की समस्या आती है। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ जाती है, यानी कि जो सरफेस होता है अर्थ का उसका तापमान बढ़ जाता है और बर्फ पिघलने लगता है और वह समंदर में आने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि बहुत सारा विक्षोभ हम खुद पैदा करते हैं और खुद उसका हमें एक भुगतान भुगतना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है, शब्दावली है एक संसाधन का भंडार। ठीक है, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। यह क्या है, उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो
अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, ठीक है, जिनको मतलब फिर से नवीकृत नहीं किया जा सकता है, इनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इनका निर्माण क्या होता है, एक बहुत जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, इसलिए जब ये खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि इनका निर्माण बहुत हजारों सालों के बाद फिर से संभव हो पाएगा। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि अनवीकरणीय संसाधन के हैं। अब हम क्या देखते हैं कि संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्या हम देखते हैं कि सर्वव्यापक यानी कि सभी जगह अथवा उस जगह के उस विशेष स्थान के हो सकते हैं, एक विशेष स्थान के वो हो सकते हैं। तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सर्वव्यापक है, ठीक है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ है और वहाँ नहीं है। जब तक से आप उसको निकालेंगे नहीं, आप उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा करेंगे, वो सभी जगह आपको समान रूप से मिलेगा। अब हम देखते हैं कि लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि तांबा और लोहे, ये सभी क्या होते हैं, एक स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है, स्थानिक संसाधन ये कहे जाते हैं। लोहा तो हर जगह आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, ये उसका क्या होता है, एक सीमित जगह है, भंडारण है, एक एग्जैक्ट उसका लोकेशन है कि वहीं उसका क्या लौह अयस्क पाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण क्या होता है, असमान होता है, समान नहीं होता है, असमान रूप से हम देखते हैं। अब हम देखते हैं मानव निर्मित संसाधन, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन क्या है, इसको हम देखते हैं और अध्ययन करते हैं। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब अब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी प्राकृतिक संसाधन तब क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं जब उनका हम मूल रूप बदल देते हैं, ठीक है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया था, ठीक है। ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ संसाधन तभी बनता है जब वो हमारे उपयोग में आता है, ठीक है। तो वह हमारे उपयोग में कब आता है, यानी कि कोई भी वस्तु जिसके बारे में आज हम जानते हैं लेकिन उसके उपयोग को नहीं जानते हैं, वो क्या है, संसाधन नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमने क्या किया, उसके उपयोग को विकसित किया, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है ऐसा एक प्रौद्योगिकी विकसित किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसको संसाधन बना लिया, ठीक है, अपना संसाधन बना लिया। तो लोहे को, लौह अयस्क को सभी लोग जानते होंगे पहले, लेकिन वो क्या था, पहले हमारे लिए संसाधन नहीं था, लेकिन उसके बाद जब हमने उससे लौह अयस्क से निष्कर्षण करके लोहा बनाना सीख लिया, तब वह क्या हुआ, हमारे लिए लोहा एक संसाधन बन गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और बाह्य और क्या करते हैं, ये सभी जो वाहन हैं इनको बनाने में करते हैं। यह क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को ही आप अपना रूप दे करके, अपना डिजाइन दे करके उसको क्या करते हैं, एक तरह से मानव निर्मित संसाधन में बदल देते हैं, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। क्या है, प्रौद्योगिकी भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि मानव संसाधन कैसे है। मानव निर्मित संसाधनों को आपने देख लिया होगा कि जो प्रकृति में यानी कि संसाधन जो अवेलेबल है, हम उसी से क्या करते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार जो डेवलप कर लेते हैं, वो क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि मानव संसाधन कैसे है, ठीक है। तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, ठीक है। यानी कि आप किसी भी वस्तु को, अगर वो आपके उपयोग का नहीं है, आपका विवेक नहीं है, आपके पास, आपके अंदर कौशल नहीं है, तो आप पुल नहीं बना सकते। आप यानी कि कोई भी खाद्य सामग्री को पका करके नहीं खा सकते अगर आपका विवेक ठीक नहीं रहेगा, आपको कौशल यानी कि आप एक कुशल व्यक्ति नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है,
कि किसी भी खाना को आप पकाएंगे नहीं, और खाना को पकाया है आपने तो फिर क्या होगा, उसके लिए पहले आप लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, बाद में हमने क्या किया, ये गैस स्टोव वगैरह आ गए, केरोसिन आया, डीजल आया, पेट्रोल आया, इनका हमने निष्कर्षण किया। तो ये सभी क्या है, हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये सभी संसाधनों का उपयोग कैसे करना है हमें अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो हम जो प्रयोग करते हैं, जिस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, वो किस पर निर्भर करता है, तो हमारा ज्ञान और हमारे विवेक पर ही ये सब निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है, ठीक है। क्या है, अतः जो इंसान है वह मानव संसाधन है, मानव संसाधन है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम दिन प्रतिदिन अपना विकास कर रहे हैं, अपने कौशल में विकास कर रहे हैं, अपने प्रौद्योगिकी में विकास कर रहे हैं, ये सभी क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब क्या आप जानते हैं, इसको हम देख लेते हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, ठीक है, यानी कि मानसिक तथा शारीरिक से है। योग्यता कैसी, तो मानसिक और शारीरिक, ठीक है, इस प्रकार इस पर निर्भर करती है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, ठीक है, यानी कि कई लोग मानते हैं कि मानव संसाधन है, कई लोग मानते हैं कि मानव संसाधन नहीं है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है, ठीक है। तो हम यह देखते हैं कि ये सभी क्या, एक विभेद पाया जाता है, एक मतभेद पाया जाता है, ठीक है। तो मानव क्या है, यानी कि एक संसाधन है, और हम क्या देखते हैं कि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, यानी हम देखते हैं पानी है, ठीक है, पानी है, और भी बहुत सारे संसाधन हैं, यानी कि खाद्य सामग्री ही है, कोयला है, ये सभी हैं संसाधन। इनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, संरक्षण तभी हम कर सकते हैं जब हम इनके उचित उपयोग करेंगे, ठीक है। तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण हम इसको कहते हैं। अब क्या देखते हैं कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। यह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या, तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं संसाधनों के संरक्षण के। अब प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं कि इसको किस प्रकार से आप उपयोग करते हैं, इसका पुनः चक्रण करके उपयोग कर लें, इसका पुनः उपयोग कर लें, ये आपका एक योगदान रहा उसमें, उसके विकास में, ठीक है, उसके संरक्षण में। अब हम क्या देखते हैं कि शब्दावली है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अब संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, ये क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं किसी भी वस्तु का एक अपना उपयोग करके, उसको उचित मात्रा में उपयोग करके और रीयूज करके, ठीक है, रिसाइकल करके हम इसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। जब तक आप परितंत्र और ये जो इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, परितंत्र की और संरक्षण नहीं करेंगे, आपका जीवन क्या हो सकता है, संभव नहीं हो सकता है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, ठीक है, सतत पोषणीय है। अब हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ठीक है। यानी कि आप जब तक से इसकी हानि को मिनिमम नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हम एक सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत को नहीं पा सकते हैं, ठीक है। अब सतत पोषणीय विकास क्या है, इसको हम देखते हैं। हम देखते हैं कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, ठीक है, जीवन के जो सभी रूप हैं, ठीक है, उनका हम आदर करें, उनकी देखभाल करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी कि हम अपने आप को दक्ष बनाएं, ठीक है। अब पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास
को कम से कम करना, जो भी ह्रास हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का उनका कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, ठीक है। अब समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ठीक है। जो समुदाय हैं उनको अपना जो हमारा पर्यावरण है उसको देखभाल करने के योग्य बनाना, उसको संरक्षित करने के योग्य बनाना, ये सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत थे, ठीक है। तो आपने बहुत ही अच्छे से इसको देखा है, समझा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।